वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि आप जानते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड असल में किस में निवेश कर रहा है। हम में से ज़्यादातर लोग फंड का नाम, रिटर्न और रेटिंग को देखकर निवेश कर लेते हैं, लेकिन उस फंड के पोर्टफोलियो में आखिर किन कंपनियों के शेयर हैं, कितना एक्सपोजर है, ये देखना हम भूल जाते हैं। और यही वो गलती है जो लॉन्ग टर्म में रिटर्न और रिस्क दोनों को प्रभावित भी करती है। आपका पैसा कहाँ लगाया जा रहा है, किन सेक्टर्स में जोखिम है, क्या डाइवर्सिफाइड है या नहीं, ये सब जानना एक बतौर निवेशक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम शो में इसी पर बातचीत करेंगे। जो इस सेगमेंट में हम सवाल उठा रहे हैं वो ये है कि आखिर कैसे पढ़ें अपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, क्या देखें एक्सपोजर एनालिसिस में, और कैसे चुनें अपने लिए सही फंड जो आपके रिस्क प्रोफाइल को मेल खाता हो। क्योंकि स्मार्ट निवेश सिर्फ पैसे लगाने का नाम नहीं है, वो जानने का नाम है कि आपका पैसा कैसे कर रहा है। और इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं प्रांजल कामरा, सीईओ फिनोलॉजी वेंचर्स। प्रांजल, हाय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेश में। तो सवाल मेरे क्या हैं, आपने सुन ही लिए होंगे। अब बताइए, अधिकतर समय जैसे सब जानते हैं, और खासतौर से न्यू जनरेशन की बात करें तो वो तो सिर्फ रिटर्न को देखकर निवेश करते हैं, लेकिन क्यों मामला थोड़ा अलग हो जाता है जब आप म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं प्रांजल? इसलिए क्योंकि वो जो हम स्टैंडर्ड वार्निंग सुनते हैं ना कि पास्ट रिटर्न जो है वो फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं है। हम अक्सर हाँ। रीसेंट बेस्ट परफॉर्म रीसेंसी बायस से हम ग्रस्त रहते हैं। हमें लगता है जो म्यूचुअल फंड जिसकी पिछले 2 साल 3 साल में अच्छी हाइप है वो आगे भी अच्छा करेगा। यानी हम कहने को तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लेकिन हम चेस कर रहे होते हैं मोमेंटम। तो इसलिए इस तरफ नहीं जाना है, क्योंकि अक्सर इसका फंडामेंटल रीजन क्या है कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड होते हैं ना पिछले 2 3 सालों में, उनमें सडनली रिटेलर भीड़ चाल में बहुत सारा पैसा डाल देते हैं। फंड मैनेजर के पास एकदम से बहुत सारा कैपिटल आ जाता है टू मैनेज, और अक्सर होता है कि वो उसे ठीक से डिप्लॉय नहीं कर पाता। तो आपको जो सबसे पहली चीज एक ये देखनी है कि एक तो आप हर 2 3 साल में जो नया बेस्ट सेलिंग म्यूचुअल फंड है उसको उठा के अपने पोर्टफोलियो को बहुत कॉम्प्लेक्स ना कर लें। अगर आपका म्यूचुअल फंड 2 3 साल अच्छा नहीं भी कर रहा है तो उसे समय दे। कविता, हम कई लोगों का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, यू वुडंट बिलीव, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स अभी तक मैंने इन म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो देखे हैं वो है 121 म्यूचुअल फंड्स एक इंसान के पास। 120। अगर एक म्यूचुअल फंड में मैं रफली रफली मैं 50 स्टॉक्स मानूं तो उन्होंने पूरा मार्केट मल्टीपल बार खरीद लिया है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास बहुत ज्यादा स्कीम्स ना हो। 3 4 स्कीम्स बहुत होती हैं। और ये भी देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि कहने को मेरे पास 4 स्कीम्स हैं, लेकिन वो चारों स्कीम्स सिमिलर स्टॉक्स पे पैसे लगा रही है। इसको देखने के दो तरीके हैं। गूगल करिए पोर्टफोलियो ओवरलैप टूल्स, सारे टूल्स मिल जाएंगे। आप अपनी स्कीम का नाम डालिए, वो आपको बता देंगे। या आप बस किसी भी वेबसाइट में जाइए म्यूचुअल फंड और उस फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स देख लीजिए, और देख लीजिए नाम कहीं सिमिलर तो नहीं है। सेकंड, कई फंड्स ना बहुत स्मार्ट प्ले करते हैं। वो कहते जी, हैं मैं कि हम मैं थोड़ा सा सेफ्टी आपको ओरिएंटेड रोकती हूँ फंड। यहाँ पे प्रांजल। प्रांजल, थोड़ा सा मैं रोकूंगी क्योंकि मुझे पहले पॉइंट पे थोड़ी समझाइश चाहिए। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मुख्य तौर पे ये तीन मेजर मार्केट कैप फंड्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। बाकी अलग कैटेगरीज भी है, उस पर हम नहीं जाएंगे। एक्टिव फंड्स की अगर मैं बात करूं, लार्ज कैप्स के मुकाबले प्रांजल मिड कैप स्मॉल कैप का जो यूनिवर्स है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ओवरलैपिंग, क्योंकि आपने इसका शब्द का इस्तेमाल किया है, तो ओवरलैपिंग लार्ज कैप में शायद ज़्यादा मुमकिन है। मिड कैप स्मॉल कैप पे तो मेरे ख्याल से फंड मैनेजर्स के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं टू एक्सपेरिमेंट। अपना अल्फा बढ़ाने को के लिए उनके पास बहुत ये होते हैं। तो ओवरलैपिंग सिनेरियो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किसमें ज्यादा आता है, किसमें चांसेस कम है? बाकी टूल्स का इस्तेमाल करना तो मेरे ख्याल से काफी आसान हो ही जाएगा, लेकिन तो आपको फंड मैनेजर की रणनीति है वो कैसे समझ में आएगी? 3 सवाल जी, मैंने एक साथ पूछ लिए। तो जो पहला सवाल आपने पूछा, स्मॉल कैप्स में नहीं होता है, स्मॉल कैप्स में कम होता है, सब मिड कैप्स में होता है। 150 स्टॉक्स का बास्केट है, होता है। लार्ज कैप्स में बहुत होता है। इसके अलावा जो कैटेगरीज हम नहीं सोचते हैं, जैसे टैक्स सेवर फंड्स, हालांकि आजकल टैक्स पर्पस के लिए रेलेवेंट, लेकिन डिसिप्लिन के लिए उनमें भी बहुत होता है। ज्यादातर टैक्स सेवर फंड एक्चुअली सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, उनमें बहुत होता है। तो और खास करके ये प्रॉब्लम बहुत आता है जब हम सेक्टोरल फंड्स लेने लगते हैं, थीमेटिक फंड लेने लगते हैं, क्योंकि एक सेक्टर में मैं फार्मा सेक्टर ले लूं तो इन्वेस्ट करने लायक कंपनियां ही 20 30 होती हैं। उसके अगर मैंने 2 फंड ले लिए तो 80 90% ओवरलैप हो जाता है। लार्ज में हो जाता है, मिड कैप्स में हो जाता है।
सी कैप स्मॉल कैप में ये प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आता है, वहां इस ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। दूसरी एक चीज ये कि कई बार क्या होता है, मिस लेबलिंग, ये सेबी ने रिक्लासिफाई करके 2017-18 में इसकी गुंजाइश कम की है, लेकिन अभी भी होती है, जिसमें क्या होता है कि एक फंड बोल रहा है हम ना जैसे मिड कैप फंड है, हम स्मॉल कैप फंड है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी गुंजाइश ये है कि एक स्मॉल कैप या एक मिड कैप फंड, अपन मिड कैप फंड का एग्जांपल लेते हैं, अभी भी उसको 80% जरूरी है कि वो पैसा मिड कैप में लगाए, 20% वो पैसा कहीं भी और लगा सकता है। तो अब देखिए, कोई फंड मैनेजर ऐसा होगा जो बोलेगा ठीक है मैंने 80% पैसा मिड कैप में लगा दिया, अब मैं थोड़ा सेफ रह लेता हूं कि 20% पैसा मैं लार्ज कैप में लगाता हूं। एक फंड होगा वो ये 20% पैसा स्मॉल कैप में लगाएगा। अब एज एन इन्वेस्टर मुझे लग सकता है कि दोनों मिड कैप फंड थे, एक ने रिटर्न ज्यादा अच्छा दिया, लेकिन ये नहीं सोच रहा हूं कि उस फंड ने एक्स्ट्रा रिस्क लिया, 20% उसने अपना पोर्टफोलियो स्मॉल कैप्स में लगाया। हो सकता है मार्केट अच्छा था, अल्फा वहां से जनरेट हो गया, बेटर रिटर्न्स। तो मुझे ये भी देखना है, सिर्फ बेटर रिटर्न्स कंपेयर नहीं करना है। आई वुड ऑलवेज प्रिफर, मैं वो फंड प्रिफर करूंगा जो ज्यादा पैसा लार्ज कैप में लगा रहा है लेकिन फिर भी सिमिलर रिटर्न्स ला रहा है उस फंड के जो स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर ले रहा है। मेरा मोटिव ये है कि मैं कम रिस्क में सिमिलर या रिटर्न लाऊं, ज्यादा रिस्क लेके अच्छे में ज्यादा रिटर्न्स कोई भी ला सकता है। तो पैरामीटर्स जो मैं समझ पा रही हूँ आपसे वो ये है कि आप ओवरलैपिंग देखिए, आप स्टॉक्स देखिए, रेपिटेशन मत देखिए। एक सवाल जो आपसे पूछना है वो ये है कि बहुत सारे लोग और सेक्टोरल फंड्स भी अब लेते हैं। अब आप एक नॉर्मली लार्ज कैप फंड लीजिए या मिड कैप भी लीजिए, सेक्टोरली आपको उसका एक्सपोजर मिलेगा ही मिलेगा। अब इससे कैसे बचा जाए? यहाँ पर रणनीति, क्योंकि बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं ये सारे फंड्स, और दूसरी जो कैटेगरी है वो थोड़ी सी और डाइवर्सिफाइड होती है। यहाँ पे कितनी ओवरलैपिंग चलेगी? यहाँ पर अगर आप फंड की स्टेटमेंट या फंड फैक्ट शीट खोलते हैं, जो स्टॉक्स आपको समझ में आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, इंश्योर करें कि ये बैलेंस्ड है, इवन इफ आपने कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के तहत फंड लिया हो और एक डाइवर्सिफाइड भी लिया हो, तो कैसे सुनिश्चित करें? ये सबसे आसान सवाल है कविता, इसका जवाब है कि नहीं लेना चाहिए, सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स नहीं लेना चाहिए। हमें हाँ। बहुत ज्यादा फायदा कुछ लोगों को इसको बेच के मिलता है, एनएफओज आते हैं, मोटे कमीशंस मिलते हैं, लेकिन एज एन इन्वेस्टर ये फंड्स नहीं लेने चाहिए फॉर द सिंपल रीजन कि अगर मैं म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा हूं, मतलब मैं एक बहुत अच्छी बात कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि मैं बात जो इस है एएमसी डोमेन वालों का को पसंद नहीं आएगी फिलहाल, जो आपने कही है कि आपको लेने ही नहीं चाहिए। मुझे जी जी वैसे ही काफी दुश्मन है, बट मैं इसको मैं थ्योरेटिकली अगर प्रैक्टिकली समझाऊं तो ये कि जब मैं म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा हूं तो मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैं डोमेन एक्सपर्ट नहीं हूं और मेरा पैसा कोई एक्सपर्ट मैनेज करे। अब अगर किसी मैं एक्सपर्ट के पास जा रहा हूं तो मुझे उसको ऐसे फंड में मैंडेट देना है या ऐसे फंड में पैसा लगाना है जहां वो अपनी एक्सपर्टीज दिखा सके। मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा और मैं कहूंगा मुझे बुखार है और मुझे क्रोसिन दे दो, तो डॉक्टर की क्या जरूरत है? वो डिसाइड करने दीजिए कि आपको पैरासिटामोल चाहिए या कोई कुछ और चीज चाहिए। तो आई थिंक ये जो थीमेटिक सेक्टर फंड है ना, इसमें फंड मैनेजर कुछ कर नहीं सकता। आईटी स्टॉक्स में कौन से 20 आईटी स्टॉक है हमें भी पता है, उससे भी पता है कहाँ निवेश करना है। फार्मा, उसके 5000 स्टॉक्स में से हाथ बांध दिए कि इन्हीं 100 स्टॉक्स में से आपको चुनना है, तो कोई मतलब नहीं बच रहा है। आप अपनी फीस बर्बाद कर रहे हैं, वो 1% बचा लीजिए और एक ब्रॉड बेस्ड फंड में जाइए जहां फंड मैनेजर एक्चुअली अपनी इंटेलिजेंस यूज कर सकता है। ये सेक्टर थीमेटिक फंड रिस्की भी होते हैं, बिल्कुल मत लीजिए। प्रांजल, आजकल जो हम सवाल देख रहे हैं हमारे शो में ना, उसमें एक्टिव फंड्स तो खैर लोगों के पास है ही, लेकिन आजकल पैसिव का भी बहुत बोलबाला है। आप भी जानते ही होंगे, धड़ल्ले से हमने देखा कि बाजार जब अच्छा कर रहा था तो एएमसीज ने धड़ल्ले से पैसिव फंड्स लॉन्च किए हैं। उसमें भी अलग अलग मोमेंटम और पता नहीं क्या क्या फैक्टर इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे यहाँ पर इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज निकल कर आई हैं। वेस्ट में ये स्ट्रैटेजीज बहुत काम भी करती हैं मेरे ख्याल से, लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि क्योंकि वो ट्रेंड में है तो ने लपक लिया है, खरीद लिया है। अब आपके पोर्टफोलियो में एक फंड मैनेजर भी हैं जिनका फंड आपके पास है, एक पैसिव भी है जहां पर ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं मूवमेंट हो रही है के हिसाब से। अब सवाल यहाँ पर है कि अब दिस इज अगेन अ केस ऑफ ओवर एक्सपोजर, ओवर डिवर्सिफिकेशन। अगर आप उसको थोड़ा सा बारीकी में जाके समझेंगे, जैसे आपने कहा कि सेक्टर फंड्स नहीं लेने चाहिए, उसी तरह अगर आपने पैसिव पोर्टफोलियो बना रखा है तो केवल पैसिव ही जाएं, एक्टिव बना रखा है तो केवल एक्टिव ही जाएं। सवाल अब यहाँ पर यह भी है कि क्या दोनों को अपने पोर्टफोलियो
रखा जा सकता है, जिसका जवाब अधिकतर समय हाँ ही है, लेकिन किस मात्रा में उसको रखा जाए ताकि यहाँ भी डाइवर्सिफिकेशन ओवर डाइवर्सिफिकेशन ना तब्दील हो जाए, इसका भी आपको ख्याल रखना होगा। जी, तो देखिए मैं इसको थोड़ा सिंपल करता हूँ कि जहां जहां बास्केट बहुत छोटा है, जैसे लार्ज कैप में 100 स्टॉक्स का ही बास्केट है। अब आप एक्टिव में जाएंगे तो फंड मैनेजर को उन्हीं 100 स्टॉक्स में 80% पैसा लगाना है। पैसिव में जाएंगे तो भी वही 100 स्टॉक्स में से 30 या 50 स्टॉक्स में पैसा लगेगा। तो ये एक अच्छी कैटेगरी है। आप फंड मैनेजर की फीस बचाइए और पैसिव फंड में, इंडेक्स फंड या ईटीएफ में पैसा लगा लीजिए। मिड कैप अगेन 150 स्टॉक्स का बास्केट है, यहाँ सूट होता है। लेकिन जब भी बास्केट बहुत बड़ा है, इंडिया में अभी भी वेस्ट के मुकाबले प्राइस इनएफिशिएंसीज हैं, मिसप्राइस अपॉर्चुनिटीज हैं, इसलिए जहां भी ब्रॉड अपॉर्चुनिटी है, जैसे फ्लेक्सी कैप फंड है, 5000 स्टॉक्स हैं चुनने के लिए। मल्टी कैप फंड अगेन लगभग 5000 स्टॉक्स हैं चुनने के लिए। वैल्यू फंड्स हो, फोकस फंड्स हो, जहां बहुत बड़ा मैंडेट है, वहां अगर आप एक एक्सपर्ट पे भरोसा करते हैं तो मेरा मानना है कि आज भी मार्केट बीटिंग रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो जब जब आपने अपना अपना एक किसी फाइनेंशियल एडवाइजर जब आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करवाते हो, वहां पे जो लार्ज कैप और मिड कैप एलोकेशन है, उसमें आप एक ही फंड भी ले सकते हो। लार्ज एंड मिड कैप पैसिव फंड भी हो सकता है, लार्ज कैप फंड भी हो सकता है। बाकी जब आप फ्लेक्सी कैप में जो एलोकेशन, मल्टी कैप में एलोकेशन करना चाहते हो, वो एक एक्टिव फंड होना चाहिए, अल्फा जनरेट हो सकता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मुझे पूछना है। मेरे पास सवाल तो बहुत है, लेकिन मेरा समय समाप्त हुआ है। एक आखिरी सवाल अब ये पूछना होगा कि एक्टिव मैनेजर की स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं आपके फंड में, आप कैसे समझे, कैसे कंपेयर करें उसको। बहुत सारी बातें होती हैं जो एक्सपर्ट्स, जब भी हम उनसे बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि कितना वो कैश पर बैठे हैं वो देखिएगा, कितना एक्सपोजर है सेक्टर्स में वो देखिएगा, तुलना कीजिए पीयर्स से, तुलना कीजिए बेंचमार्क से। थोड़ा समय लगेगा एक आम निवेशक और रिटेल निवेशक को ये सब बातें समझने में, लेकिन एक गुरु मंत्र के तौर पे अगर मैं आपको पूछूं कैसे परखा जाए कि आपके फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं, रिटर्न्स को छोड़कर कैसे देखा जाए? मैं रिटर्न वाली चीज भी कहना चाहूंगा, आई थिंक बहुत जरूरी है, वो ये कि हम रोलिंग रिटर्न्स को इनफ इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न देखते हैं। तो क्या होता है, अगर 2020 में जब मार्केट गिरा और तभी कोई स्कीम लॉन्च हो गई, तो उस स्कीम की टाइमिंग बहुत अच्छी हो गई, और आज हम जब पीछे मुड़ के देखेंगे एग्जैक्टली 5 साल हुए हैं कोविड क्रैश को, तो वो स्कीम देखेगा कि पिछले 5 साल में वो नंबर 1 है अपनी कैटेगरी में, क्योंकि उसके पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न 2020 से मार्च 2025 5 साल के पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न अच्छे हैं, लेकिन उसने मार्केट क्रैश नहीं देखा है। तो इसलिए एब्सोल्यूट रिटर्न से ज्यादा जरूरी है, आप गूगल करिए किसी भी स्कीम की रोलिंग रिटर्न देखिए, और जब कंपैरिजन कर रहे हैं रिटर्न्स का, तो ये देखिए कि उस फंड का रैंक उसकी कैटेगरी में रोलिंग रिटर्न्स में कहां है, जिससे पता चला कि आपका फंड बुरे समय में आपके पैसे को बचा के रख सकेगा कि नहीं। इसके अलावा एक जो बहुत जरूरी क्वालिटेटिव फैक्टर है जिसपे मैं बहुत ध्यान देता हूं, वो ये कि कई बार ना हम 4 फंड्स के नाम सुनते हैं और उनके आकर्षण में आके उसमें निवेश कर लेते हैं और हम निराश होते हैं। मेरे लिए एक पर्टिकुलर फंड किसी एएमसी का क्या कर रहा है, उससे ज्यादा जरूरी है कि उस एएमसी की जो फंड मैनेजमेंट टीम है और वो एएमसी जो ओवरऑल है, उन दोनों का ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। यानी अगर उस एएमसी के 10 स्कीम्स चलती हैं, एक लार्ज कैप, फोकस्ड, वैल्यू, मिड कैप, तो ओवरऑल वो सारे फंड्स अपनी अपनी कैटेगरी में कैसा करते हैं। क्योंकि अगर आपके 10-20 फंड्स हैं ना, आपने निकाल रखे हैं, तो एक स्टार फंड होना तो लक से भी हो सकता है। तो आई एम लुकिंग फॉर कंसिस्टेंसी, कि अगर आपके 5 फंड है तो पांचों फंड अपनी अपनी कैटेगरी में कैसे कर रहे हैं, तब मैं आपकी मैनेजमेंट टीम पे और उस एएमसी पे एट एन अम्ब्रेला लेवल ट्रस्ट कर सकता हूं। ये भी लोग मिस कर जाते हैं। प्रांजल, फिलहाल समय तो इतना ही है मेरे पास, लेकिन फिर भी इतने कम समय में आपने काफ़ी जानकारी दी, और हैंड होल्डिंग की बहुत ज़रूरत है देखिए निवेशकों को, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि वो अपने आर्थिक सफ़र में आगे बढ़ें, ये छोटी छोटी बारीकियां जो होती हैं वो ही आपके निवेश के सफ़र में आपको आगे ले जाती हैं। छोटी भले हों, लेकिन सबसे अहम बात यही होती है, यही सीख बहुत अहम होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे देने के लिए। थैंक यू। ऑलराइट, चलिए।